नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में अगले आधे घंटे होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बताएंगे आपको खेल जगत और व्यापार जगत से जुड़े समाचार भी, लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हरियाणा के सूरजकुंड में आज से राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चिंतन शिविर की अध्यक्षता। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित। देश आज मना रहा है इन्फेंट्री दिवस की 75वीं वर्षगांठ। कश्मीर में हो रहा है विशेष आयोजन। रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष होंगे शामिल। सीडीएस ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल में दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सेवाएं बंद होने पर दूरसंचार मंत्रालय का व्हाट्सएप को नोटिस। 4 दिन के भीतर देना होगा जवाब। मंगलवार को 2 घंटे बंद रही थी व्हाट्सएप की सेवाएं। हिजाब के खिलाफ आंदोलन के बीच ईरान के शिराज शहर में आतंकवादी हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर। 2 बंदूकधारियों को किया गया गिरफ्तार। और T20 विश्व कप में आज 3 मुकाबले। भारत का मुकाबला नीदरलैंड से। डकवर्थ लुईस नियम के चलते इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ हुई उलटफेर का शिकार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू होकर 28 तारीख तक चलेगा। इसमें राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सुरक्षा बलों के महानिदेशक भी शामिल होंगे। चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री की ओर से स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित पंच प्राण के अनुसार आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति निर्माण को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में चिंतन और घोषित पंच प्राण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ नारकोटिक्स के व्यापार से आए पैसे आतंक के पोषण का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और आतंक के वित्त पोषण पर एक प्रहार करने की लड़ाई को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों को साझा लड़ाई के रूप में लेना पड़ेगा और इसे जीतने के लिए, इसके के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। ड्रग कानून प्रवर्तन प्रशिक्षणों का एक समान अभ्यासक्रम बनाने का काम एनसीबी ने एक कोर मॉड्यूल और 5 प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए। मुझे लगता है सारे ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी राज्यों अपने नारकोटिक्स कंट्रोल के एजेंसी के लिए उपयोग में लेना चाहिए और समय समय पर ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे यहाँ, समय समय पर इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि इसका फायदा बहुत होगा। और आज इन्फेंट्री दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर में इन्फेंट्री दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह और भारत संघ के बीच विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद इस पूर्व राज्य का भारत में आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था। उसके बाद भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को बडगाम हवाई अड्डे पर उतरी थी और इस दिन को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इन्फेंट्री दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित
वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं बीते मंगलवार को व्हाट्सएप की सेवाएं 2 घंटे तक ठप होने पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आईटी मंत्रालय ने इस मामले में कंपनी से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने कंपनी को 4 दिन का समय दिया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर किस कारण से व्हाट्सएप 2 घंटे के लिए बंद रहा। गौरतलब है कि मंगलवार की दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया था। इस ऐप के जरिए आने वाले मैसेजेस आना बंद हो गए थे। यह सिलसिला करीब 2 घंटे तक जारी रहा। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नया डेटा संरक्षण बिल बहुत सरल और आधुनिक होगा। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार और डेटा संरक्षण भारत में मौलिक अधिकार है और डेटा संरक्षण बिल इन अधिकारों को मान्यता देने और स्थापित करने में बहुत प्रगतिशील होगा। राजीव चंद्रशेखर ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए स्पष्टीकरण दिया। आपको बता दें कि केंद्र ने अगस्त में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2021 को वापस ले लिया और कहा कि इसे एक व्यापक कानूनी ढांचे से बदल दिया जाएगा। नया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक अगले साल फरवरी में संसद के बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की संभावना है। राजीव चंद्रशेखर ने भारत द्वारा मोबाइल निर्यात पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 2014 में भारत में इस्तेमाल होने वाले 92% से अधिक मोबाइल फोन आयात किए गए थे और आज भारत में इस्तेमाल होने वाले 97% से अधिक मोबाइल फोन भारत में बने हैं। आज हम $12 अरब मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और राजधानी दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिका कंबोज का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रुचिका कंबोज ने कहा कि आतंकवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र की नीति किसी भी कारण से आतंकवादियों में भेद करने की नहीं है और न ही संयुक्त राष्ट्र गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात में विश्वास करता है। Terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security, and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, wherever, whenever and by whomsoever committed. The committee is determined to engage with all relevant stakeholders to assist member states in their efforts to address this terrorist threat. I am convinced that our deliberations and discussions during the special meeting will further contribute to enhancing the effectiveness of the overall effort to fight the scourge of terrorism on a global level. आतंकवादियों द्वारा नई तकनीक के उपयोग को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए 28-29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के अलावा 5 आने वाले नए सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में 5 देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। ब्रिटेन के नवनियुक्त विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली खासतौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। 28 अक्टूबर को यह बैठक मुंबई में होगी और 29 अक्टूबर को दिल्ली में। बैठक में शामिल सदस्य देशों के प्रतिनिधि आतंकवादियों के उच्च तकनीक के उपयोग को मुकाबला करने के अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। UN Security Council's Counter-Terrorism Committee will be hosted in Mumbai and in Delhi on 28th and 29th respectively. The overarching theme of this meeting would be countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes. The meeting will begin with a soft opening session and tribute to the victims of terrorism, in which UNSG's message, along with EM and other ministerial participants, will address the delegates, and discussions during the day will focus on the 3 separate sub-themes of 1. Countering terrorist exploitation of information and communication technologies. 2. Countering terrorism financing online
threats and opportunities related to new payment technologies and fundraising methods. And thirdly, threats posed by terrorists' use of unmanned aircraft systems. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल पंजाब के दौरे पर थे। अमृतसर में उन्होंने पवित्र स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने अमृतसर में परिवार के सदस्यों के साथ पवित्र श्री हरमिंदर साहब में दर्शन और प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति ने पवित्र स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने और अरदास के बाद श्रद्धापूर्वक सेवा भी की। साथ ही उपराष्ट्रपति ने पवित्र स्वर्ण मंदिर में विजिटर बुक में लिखे संदेश में अपने अनुभव को साझा किया। और इस दौरान उपराष्ट्रपति ने पवित्र श्री हरमिंदर साहब के बाद जलियांवाला बाग का दौरा किया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बताते हुए कहा कि यह शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, जिनके हम सदा ऋणी रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके परिवार के सदस्यों ने जलियांवाला बाग के बाद श्री दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ में पूजा अर्चना भी की। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचार भी हैं। बने रहिए हमारे साथ। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबर से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगी। 1.5 घंटे लंबे समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रस्तुति परेड के साथ ही एक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति होगी, जिसमें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और राष्ट्रपति के अंगरक्षक की आधुनिक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। पवित्र गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान धाम में करीब 2000 तीर्थयात्री मौजूद रहे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली को यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान कराया गया। डोली यात्रा मार्कंडेय पुरी स्थित चंडी देवी मंदिर में विश्राम के बाद गुरुवार को मुखबा पहुंचेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के फरीदाबाद में एक कार्यक्रम में 6,629 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह 5,618 करोड़ रुपए की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और सोनीपत में 590 करोड़ रुपए के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं में रोहतक में 315.40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देश का पहला सबसे लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी शामिल है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की नियुक्ति की है, जो कांग्रेस कार्य समिति के स्थान पर कार्य करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रही। पार्टी ने गुजरात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह पहली बैठक हुई। बैठक में सीईसी सदस्यों और महासचिव मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल के अलावा अंबिका सोनी और गिरिजा व्यास भी मौजूद रहीं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में महबूबनगर तेलंगाना में फिर से होगी शुरू। 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और विश्वेश्वर टुडू 3 नवंबर को ओडिशा में धामनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए संयुक्त सभाओं को संबोधित कर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय करेंसी के नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के चित्र प्रकाशित करने पर विचार करने का आग्रह किया है। गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए गुजरात के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह जल शक्ति के प्रति लोगों के उत्साह को दर्शाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार से कोयंबटूर कार धमाके मामले की जांच एनआईए से कराने की सिफारिश की है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। हिजाब पहनने से इनकार करने पर ईरानी पुलिस के हाथों मारी गई युवती महसा अमीनी की मौत के 40वें दिन देश के कई शहरों में लोग फिर से सड़कों पर उतर आए। इस्लाम में मौत के 40वें दिन शोक मनाने की प्रथा है। ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित अमीनी के गृह नगर साकेज में सैकड़ों लोग मृत कार्यकर्ता की कब्र पर उमड़ पड़े। इस मौके पर लोगों ने तानाशाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अमीनी की हत्या ने ईरान में इस दशक के सबसे बड़े सरकार विरोधी आंदोलन को जन्म दिया है। तेहरान में प्रदर्शनों को रोकने के लिए दंगारोधी पुलिस तैनात की गई है। उधर ईरान के शिराज शहर में आतंकवादी हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदूकधारियों ने ईरान के शिराज शहर में एक शिया तीर्थस्थल पर उपासकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस आतंकी समूह ने ली है। जानकारी के अनुसार 2 बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा फरार है। ईरान में यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब आजादी की मांग को लेकर देश में महीने भर से सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है। वहीं नाटो और रूस की सेना ने समान रूप से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास का मंचन किया। रूसी राष्ट्रपति ने दोहराया कि यूक्रेन एक रेडियोधर्मी डर्टी बॉम्ब स्थापित करने की योजना बना रहा है। युद्ध के मोर्चे पर रूसी सेना ने पिछले एक दिन में 40 से अधिक यूक्रेनी गांवों को नष्ट कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने रणनीतिक परमाणु बलों के अभ्यास की दूर से निगरानी की, जिसमें बल के प्रदर्शन में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के कई अभ्यास शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को परमाणु विकल्प पर विचार नहीं करना चाहिए। रूस के रक्षा मंत्री ने फोन पर बातचीत में राजनाथ सिंह को यूक्रेन के मौजूदा हालात से अवगत कराया, जिसमें डर्टी बम का इस्तेमाल करके उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर चिंताएं शामिल है। रूस और यूक्रेन में बढ़ती शत्रुता के बीच रूस के रक्षा मंत्री की पहल पर बातचीत की गई। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और यूक्रेन के बिगड़ते हालात पर भी चर्चा की। रूस ने करीब 2 सप्ताह पहले क्रीमिया में एक बड़े विस्फोट के जवाब में यूक्रेन के अनेक शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों के बीच टकराव बढ़ गया। रूस लगातार पिछले कई महीनों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। अमेरिका समेत अन्य देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी पुतिन को रोकने में नाकाम रहे हैं। वहीं एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अब तक युद्ध में यूक्रेन पर हमलों के लिए लगभग 400 ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए कामिकेज ड्रोन का व्यापक उपयोग कर रहा है, जो ईरान से निर्मित है, लेकिन कोई उसे पहचान ना पाए, इसलिए रूसी सेना अलग नाम से उनका उपयोग कर रही है। हालांकि जब ईरान से ड्रोन को लेकर सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि तेहरान ने रूस को ड्रोन नहीं दिए हैं। वहीं व्हाइट हाउस ईरान के बयान को झूठा बता रहा है। चीन के शंघाई शहर में मुंह से लिए जाने वाले सुई मुक्त टीके की शुरुआत की गई, जो अपने तरह का एक दुनिया का पहला
कोविड निरोधक टीका है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस टीके को मुंह के जरिए लिया जाता है। इस तरह के टीकों के लिए उन लोगों को राजी किया जा सकता है जिन्हें सुई के रूप में टीके लगवाना पसंद नहीं है। इससे गरीब देशों में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि चीन में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। इसके बाद सख्ती भी बढ़ा दी गई है। यहां के प्रमुख मनोरंजन पार्क, यूनिवर्सल रिजॉर्ट को भी बंद कर दिया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने कहा कि 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस पिछले साल वातावरण में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने अपने ताजा वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के साथ कहा कि दुनिया के लिए और बुरी खबर है। गर्मी बढ़ाने वाली 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में से 2020 से 2021 तक मीथेन के स्तर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 4 दशक पहले शुरू हुए नियामन मापन के बाद से ये 2 सालों के बीच की सबसे बड़ी वृद्धि है। So the carbon dioxide concentrations keep on growing, and we were publishing a couple of months ago a report where we showed that we have already exceeded the emissions of 2019 during the early part of this year. So we haven't seen any continuous improvement in that sense. Meetings, and we are just heading towards COP27. And the second most important greenhouse gas is methane, which is responsible for about 18% of the warming, and we have seen a record in the growth of methane concentration last year. We have started this kind of reporting in 1983, and the annual growth was breaking record last year. And this is of course bad news. 2/3 of the warming and its lifetime is very long. We know that this increase is very much coming from tropical areas where we have both wetlands and then we have also human activities there, coming from waste and also from rice paddies and cattle. वाकई ये गंभीर समस्या है और इससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन की जो परेशानी है उसका सामना भी हम सभी कर रहे हैं। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों। वित्त मंत्रालय ने कंपनियों की ओर से आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 अक्टूबर थी, जो कि अब 7 नवंबर हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत आय का ब्यौरा देने की तिथि बढ़ाई गई है। घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक रिटर्न भरना पहले जरूरी था। उन कंपनियों के लिए अब रिटर्न भरने की नियत तारीख 30 नवंबर 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि अब 7 नवंबर तक आप अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संचालक मंडल की 7वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। हर साल वार्षिक बैठक में AIB से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर और उसके भावी विजन पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इसके संचालक मंडल की बैठक होती है। भारतीय AIIB का एक संस्थापक सदस्य देश है और इसमें दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। AIIB में भारत के पास सबसे बड़ा परियोजना पोर्टफोलियो भी है। इस वर्ष की वार्षिक बैठक की थीम आपस में जुड़ी हुई दुनिया की और सतत अवसंरचना थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यों की सहायता करने और उच्च गुणवत्ता वाले विकास वित्त प्रदान करने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए AIIB_official की सराहना की। अगली खबर की बात करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल कृषि ऋण के लिए सरलीकृत एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को
40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी। इस कृषक ओडिशा के साथ एक भी एकीकृत किया गया है और 70 से अधिक मॉडल परियोजना तक इसकी पहुंच संभव होगी। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल किसान और कृषि उद्यमियों के लिए ऋण प्रावधानों में क्रांति ला सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जहां एक और मंदी की ओर बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी और दुनिया भर की केंद्रीय बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में आक्रामक तरीके से बढ़ोतरी कर रही हैं। ब्याज दरों में वृद्धि का सबसे बुरा असर अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर पर पड़ रहा है। इसलिए रॉयटर्स के सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर को पहले के मुकाबले घटा दिया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो मंदी में फंस गई हैं या तेजी से मंदी की ओर बढ़ रही हैं, उनमें पिछली मंदी के मुकाबले बेरोजगारी का स्तर कम है। विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच की खाई पिछले 4 दशक में सबसे कम रहने का भी अनुमान है। भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार में लगातार उछाल जारी है। 2022 के पहले 9 महीनों में यह 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बीच भारत और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 103.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक चला गया, जो इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 14.6% ज्यादा है। चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन जीएससी की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया कि भारत को चीन का निर्यात 31% की वृद्धि दर्ज करते हुए 89.66 अरब डॉलर हो गया है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप में 2022 के दौरान आज 3 मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। इस विश्व कप में बांग्लादेश अपना पहला मैच जीतकर 2 अंक हासिल कर अंक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के कारण उसे 1 अंक से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में बांग्लादेश के मुकाबले साउथ अफ्रीका के लिए यह मैच ज्यादा महत्वपूर्ण है। T20 विश्व कप का आज दूसरा मुकाबला भारत और नीदरलैंड टीम के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम के बीच यह मुकाबला आज दोपहर 12:30 बजे से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला जाएगा। बात करें दोनों टीमों में अब तक के प्रदर्शन की, तो टीम इंडिया ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, जबकि नीदरलैंड को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। T20 विश्व कप में आज तीसरा मुकाबला पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच पर्थ में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच हार चुकी है, जबकि जिम्बाब्वे का पहला मैच बारिश में धुल गया। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 27 अक्टूबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 27 अक्टूबर साल 1904 को यतीन्द्र नाथ दास का जन्म कलकत्ता यानी कि आज के कोलकाता में हुआ। वे एक महान क्रांतिकारी थे। उन्हें जतीन्द्र नाथ दास के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वो 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और 4 दिन के लिए जेल भी गए। इसके बाद वे प्रख्यात क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य बने। दल के लिए द रेवोल्यूशनरी का पर्चा छपवाकर देश भर में वितरण का अहम दायित्व यतीन्द्र बाबू को सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। भगत सिंह के आह्वान पर लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भूख हड़ताल आरंभ की गई। साल 1929 में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यतीन्द्र दास ने स्वाधीनता की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया। 27 अक्टूबर साल 2010 में पहली बार विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन व्यावसायिक चिकित्सा के पेशे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट WFOT व्यावसायिक चिकित्सा पेशे की अंतर्राष्ट्रीय आवाज है, जिसमें विश्व स्तर पर 100 से ज्यादा व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर संगठन शामिल हैं।